नमस्ते दोस्तों, फंडा रिसर्च के आज के वीडियो में हम बात करेंगे एस इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला के फेवरेट स्टॉक टाइटन कंपनी लिमिटेड के फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। इस वीडियो में हमने कंपनी के हर एक एस्पेक्ट को एनालाइज किया है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। टाइटन की शुरुआत 1984 में टाटा ग्रुप और तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के एक ज्वाइंट वेंचर से हुई थी। कंपनी ने इनिशियली अपने बिजनेस की शुरुआत वॉचेस बनाने से की थी और आज कंपनी ने वॉच सेगमेंट के अलावा ज्वेलरी और आईवेयर सेगमेंट में एक अच्छा मार्केट शेयर बना लिया है। इनके अलावा कंपनी ने कुछ साल पहले ही फ्रेग्रेंसेस और इंडियन वेयर सेगमेंट में भी एंटर किया है। सबसे पहले बात करें कंपनी के वॉच बिजनेस के बारे में, तो आज टाइटन इंडिया का लार्जेस्ट वॉच मैन्युफैक्चरर है। कंपनी ने हर एक मार्केट को टारगेट करने के लिए अलग अलग ब्रांड्स लॉन्च करे हैं, जैसे कि मास मार्केट यानी कि सबसे ज्यादा अफोर्डेबल सेगमेंट में कंपनी का सोनाटा ब्रांड है। सोनाटा के अफोर्डेबल होने की वजह से आज ये इंडिया का लार्जेस्ट सेलिंग वॉच ब्रांड है। मिड सेगमेंट जो मास सेगमेंट से थोड़ी कॉस्टली हो जाती है, उसमें कंपनी के ब्रांड्स टाइटन, टाइटन रागा और फास्ट ट्रैक आ जाते हैं। वहीं प्रीमियम सेगमेंट में कंपनी के ब्रांड्स है ज़ाइलस और नेब्यूला। और लग्जरी सेगमेंट को केटर करने के लिए 2016 में कंपनी ने स्विस वॉच मैन्युफैक्चरर फावरे ल्यूबा को एक्वायर किया था। फाइनेंशियल ईयर 20 में कंपनी को अपने प्रीमियम सेगमेंट की वॉच सेल्स में काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है और मास सेगमेंट और मिड सेगमेंट में कंपनी की ग्रोथ कंसिस्टेंट रही है। बात करें लग्जरी सेगमेंट की, तो फिलहाल ये इतनी पॉपुलर नहीं हुई है और इस सेगमेंट में कंपनी को लॉसेस ही हो रहे हैं। कंपनी का मेजर फोकस वॉच सेगमेंट में गिफ्टिंग पर्पसेस के लिए वॉच क्रिएट करना है, पर हाल ही में कंपनी ने अपने कुछ ब्रांड्स में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की है, क्योंकि आने वाले टाइम में कंपनी को स्मार्ट वॉचेस में काफी ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल दिखाई दे रहा है। सेल्स की बात करें तो कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 20 में 2615 करोड़ की वॉचेस की सेल्स की है। वहीं फाइनेंशियल ईयर 19 में कंपनी ने 2440 करोड़ की वॉचेस की सेल्स की थी। मतलब कि इस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी को वॉच बिजनेस में करीब 7% का रेवेन्यू ग्रोथ मिला है। वहीं वॉच बिजनेस में कंपनी का प्रॉफिट पिछले साल 316 करोड़ से बढ़कर इस साल 365 करोड़ पर आ गया है। अगर हम कंपनी के वॉच सेगमेंट के रेवेन्यू को कंपनी के टोटल रेवेन्यू से कंपेयर करें, तो वॉच बिजनेस से कंपनी का सिर्फ 12% रेवेन्यू आता है। कंपनी के रेवेन्यू का मेजॉरिटी हिस्सा उनके ज्वेलरी बिजनेस से आता है। कंपनी ने अपने ज्वेलरी बिजनेस की शुरुआत वॉच बिजनेस से डाइवर्सिफाई करने के लिए 1994 में की थी और फाइनेंशियल ईयर 20 में कंपनी का लगभग 82% रेवेन्यू इसी सेगमेंट से आया है। ज्वेलरी सेगमेंट में कंपनी के ब्रांड्स है तानिष्क, जो कि प्रीमियम सेगमेंट को टारगेट करते हैं, जोया जो कि हाई एंड लग्जरी सेगमेंट का ब्रांड है, और मिया और कैरेटलेन जो कि थोड़े अफोर्डेबल सेगमेंट को कैटर करते हैं। इस सेगमेंट में कंपनी का ज्यादातर सेल्स का हिस्सा वेडिंग्स और दूसरे ओकेजन्स के लिए ज्वेलरी की सेल से आता है और यही वजह है कि फिलहाल शॉर्ट टर्म में कोविड की वजह से वेडिंग्स और दूसरे फंक्शंस कैंसिल होने के कारण कंपनी को इस सेगमेंट में भी डाउनफॉल आएगा। इसके अलावा गोल्ड प्राइसेस में उछाल की वजह से भी ज्वेलरी की डिमांड में डाउनफॉल आया है। इंडिया में कुछ टाइम से गोल्ड की इंपोर्ट्स को काफी कम कर दिया है, जिसकी वजह से कंट्री में गोल्ड की सप्लाई घट गई है और इस रीजन से गोल्ड में एक तेजी देखने को मिली है और इतने ज्यादा प्राइस की वजह से कस्टमर्स गोल्ड को खरीदना इस लेवल पर अवॉइड कर रहे हैं। पर हाल ही में कंपनी की मैनेजमेंट ने अपनी कॉन्फ्रेंस कॉल में इन्वेस्टर्स को बताया है उन्हें अपने ज्वेलरी स्टोर्स पर अब गोल्ड की डिमांड नजर आ रही है और इसका मेन रीजन है जिन लोगों के घर में आने वाले कुछ टाइम में वेडिंग्स या कुछ फंक्शंस होने हैं, वो लोग गोल्ड को इन लेवल्स पर खरीद रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि आने वाले टाइम में गोल्ड का प्राइस और ना बढ़ जाए और उन्हें गोल्ड को खरीदने के लिए ज्यादा महंगा प्राइस ना पे करना पड़े। शॉर्ट टर्म की बजाय लॉन्ग टर्म की बात करें तो कंपनी के ज्वेलरी सेगमेंट में काफी अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल है और इसका मेन रीजन है ट्रस्ट फैक्टर। जनरली जो लोग गोल्ड और डायमंड्स खरीदते हैं वो इन्हें एक ट्रस्टेड ब्रांड से खरीदना प्रेफर करते हैं और तनिष्क और जोया जैसे ब्रांड्स में लोगों को काफी ज्यादा ट्रस्ट है और इसी ट्रस्ट की वजह से आज तनिष्क इंडिया का लीडिंग ज्वेलरी ब्रांड है। और वैसे भी गोल्ड को सेफ हेवन की तरह देखा जाता है क्योंकि जब भी इकोनॉमी में कोई भी अनसर्टेनिटी आती है तो जनरली गोल्ड के प्राइसेस पर इतना इफेक्ट नहीं होता और ये स्टेबल रहते हैं। अब बात करते हैं कंपनी के आईवेयर सेगमेंट के बारे में। टाइटन इस सेगमेंट में स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस, फ्रेम्स और लेंसेज बनाती है। इस सेगमेंट में कंपनी टाइटन आई प्लस के ब्रांड से ऑपरेट करती है और आज टाइटन आई प्लस इंडिया का लार्जेस्ट रिटेल ऑप्टिकल चेन ब्रांड बन चुका है। पर अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो इस सेगमेंट में कंपनी की कोई खास परफॉर्मेंस नहीं रही है। आईवेयर सेगमेंट में टाइटन का लीडिंग मार्केट शेयर होने के बाद भी कंपनी के रेवेन्यू में इस फाइनेंशियल ईयर सिर्फ 6% की ग्रोथ हुई है और वहीं कंपनी को इस सेगमेंट में 2 साल से लॉसेस हो रहे हैं। जहां इस सेगमेंट में टाइटन का लॉस पिछले फाइनेंशियल ईयर में 2.8 करोड़ था, वहीं इस साल ये बढ़कर 14.3 करोड़ पर आ गया है। इस लॉस में इंक्रीज का रीजन कंपनी आईवेयर सेगमेंट में कम प्रॉफिट मार्जिन्स को बता रही है और आने वाले पीरियड में कंपनी को आईवेयर सेगमेंट में
सनग्लासेस में काफी कम डिमांड देखने को मिल सकती है, क्योंकि सनग्लासेस मेनली लोग तभी खरीदते हैं जब उन्हें ट्रैवल करना होता है, और कोविड में ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस की वजह से सनग्लासेस की सेल्स पर नेगेटिव इफेक्ट आएगा। इन सेगमेंट्स के अलावा कंपनी ने कुछ टाइम पहले ही फ्रेग्रेंस और इंडियन वेयर के बिजनेस में भी एंटर किया है। फ्रेग्रेंस सेगमेंट में कंपनी स्किन और फास्ट ट्रैक परफ्यूम्स के ब्रांड नेम से ऑपरेट करती है। इस सेगमेंट में कंपनी को पिछले साल के मुकाबले इस फाइनेंशियल ईयर में 24% की ग्रोथ देखने को मिली है, पर इस सेगमेंट में कंपनी को फिलहाल कोई प्रॉफिट्स नहीं हुए हैं, और इसका रीजन है कि कंपनी को फिलहाल फ्रेग्रेंस सेक्टर में अपना मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए मार्केटिंग, रिसर्च और कई सारी चीजों में हेवी एक्सपेंडिचर करना होता है, जिसकी वजह से कंपनी का एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है। फ्रेग्रेंस सेक्टर में फिलहाल 3 मेजर ब्रांड्स हैं जो इस मार्केट को पिछले 20 साल से डोमिनेट कर रहे हैं, और इनसे कम्पीट करने के लिए टाइटन को अपने फ्रेग्रेंस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ रही है। इस सेगमेंट में अभी तो कंपनी का मेजर गोल है मार्केट शेयर बढ़ाना और ब्रेक इवन अचीव करना, और रिसेंटली कंपनी ने अपने ब्रांड तनेरा के साथ इंडियन वेयर सेगमेंट में भी एंटर किया है। इस सेगमेंट में कंपनी ने इस फाइनेंशियल ईयर में 102% की रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई है, पर कांस्टेंट इन्वेस्टमेंट्स की वजह से इस सेगमेंट में भी कंपनी को कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है। अब बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग सेक्टर के बारे में, तो कंपनी नॉन एसेंशियल कंज्यूमर गुड्स बनाती है। इसका मतलब है कि कंपनी मेनली वो गुड्स सेल करती हैं जो लोगों की बेसिक नेसेसिटी के लिए यूज नहीं होते, और इन गुड्स को लोग जनरली तभी खरीदना प्रेफर करते हैं जब उनकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है। और वैसे भी कंपनी के रेवेन्यू का मेजॉरिटी हिस्सा गिफ्टिंग और वेडिंग्स और दूसरे ओकेजन से रिलेटेड गुड्स को सेल करके आता है, और कोविड-19 की वजह से लोगों की डिस्पोजेबल इनकम्स में गिरावट और वेडिंग्स और ओकेजन्स ना होने की वजह से कंपनी की परफॉर्मेंस में एक ड्रॉप आएगा, और ये ड्रॉप हमें कंपनी के जून क्वार्टर के रिजल्ट्स में भी देखने को मिला है, जहां कंपनी ने 15 सालों में अपना पहला लॉस डिलीवर किया है। इस क्वार्टर में कंपनी को करीब 270 करोड़ का नेट लॉस हुआ है। कोविड-19 के इफेक्ट्स के अलावा इस लॉस का दूसरा रीजन है कंपनी की हेजिंग मैकेनिज्म में कुछ गलतियां होना। कंपनी को ज्वेलरी बनाने के लिए बड़ी क्वांटिटीज में गोल्ड खरीदना या लोन पर लेना होता है, और इस गोल्ड को खरीदने और ज्वेलरी सेल करने के बीच के टाइम पीरियड में पॉसिबल हो सकता है कि गोल्ड के प्राइसेस में काफी अप एंड डाउन मूवमेंट्स आए। इन्हीं प्राइस मूवमेंट से बचने के लिए कंपनी जितनी क्वांटिटी में उन्होंने गोल्ड खरीदा या लोन करा होता है, उतनी ही क्वांटिटी में गोल्ड को कमोडिटी एक्सचेंज में सेल कर देती हैं, जिससे अगर मार्केट में गोल्ड का प्राइस गिर जाए तो जितना लॉस कंपनी की गोल्ड इन्वेंट्री के प्राइस गिरने से होगा, उतना ही प्रॉफिट कंपनी को जो उन्होंने गोल्ड कमोडिटी एक्सचेंज पे सेल किया हुआ है उससे हो जाएगा, जिससे कंपनी का P&L ब्रेक इवन पर आ जाएगा और ऐसे उनका रिस्क हेज हो जाएगा। इस क्वार्टर में कंपनी को इस प्रोसेस में कुछ मिसकैलकुलेशंस की वजह से हेजिंग में लॉस हुआ है। शॉर्ट टर्म के बजाय अगर बात करें लॉन्ग टर्म की, तो लॉन्ग टर्म में कंपनी के पास काफ़ी अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल है, और इसकी वजह ये है जिन जिन सेगमेंट में कंपनी ऑपरेट करती है वो सारी सेगमेंट्स अभी इंडिया में काफ़ी ज़्यादा अंडर पेनिट्रेटेड है, और इनमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा कंपनी की ग्रोथ में जो मेजर फैक्टर हेल्प करता आ रहा है और आगे भी करेगा, वो है कंपनी का ब्रांड इमेज और ट्रस्ट फैक्टर, और टाटा ग्रुप का पार्ट होने से टाइटन में कंज्यूमर्स का ट्रस्ट फैक्टर और भी बढ़ जाता है। वहीं कंपनी का इंटरनेशनल मार्केट में फिलहाल इतना प्रेजेंस नहीं है, तो इंटरनेशनल मार्केट्स में भी कंपनी के पास ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी है। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। इस फाइनेंशियल ईयर कंपनी ने 21052 करोड़ की सेल्स जनरेट की है। वहीं फाइनेंशियल ईयर 2010 में कंपनी की टोटल सेल्स 4773 करोड़ थी। मतलब कि 10 साल में कंपनी की सेल्स हर साल 16% के कंपाउंडेड रेट से बढ़ी है। कंपनी का EBITDA यानी कि अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डेप्रिसिएशन भी तेजी से बढ़ा है। फाइनेंशियल ईयर 2010 में कंपनी ने 399 करोड़ की EBITDA जनरेट करी थी। वहीं फाइनेंशियल ईयर 20 में कंपनी ने 2463 करोड़ की EBITDA जनरेट करी है, और कंपनी की EBITDA सालाना 20% के कंपाउंडेड रेट से बढ़ी है। EBITDA मार्जिन की बात करें तो इस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का EBITDA मार्जिन 12% के करीब रहा है। मतलब कि 100 रुपए की सेल्स पर कंपनी ने लगभग 12 रुपए का EBITDA कमाया है। टाइटन का ROCE यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी काफी अच्छा रहा है। ROCE बेसिकली कंपनी के अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को कंपनी ने जो टोटल कैपिटल अपने बिजनेस में लगाई हुई है उससे डिवाइड करके निकाला जाता है। इस साल कंपनी ने करीब 28% का ROCE जनरेट किया है। डेट लेवल्स की बात करें तो 0.35 की टोटल डेट टू इक्विटी रेशियो के साथ कंपनी की डेट लेवल्स काफी स्टेबल है, और कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 13.6 की वैल्यू के साथ काफी अच्छा है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बेसिकली देखता है कि कंपनी का अपने अर्निंग्स में से कितना हिस्सा इंटरेस्ट पेमेंट्स के लिए जाता है। टाइटन के हिसाब से देखें तो अगर कंपनी 13.6 रुपीज की अर्निंग्स कर रही है तो कंपनी को सिर्फ 1 रुपए का इंटरेस्ट देना है, और ये रेशियो जितना ज्यादा होता है उतना बेटर होता है कंपनी के लिए।
अब बात करते हैं कंपनी के कॉम्पिटिटर्स के बारे में। देखा जाए तो टाइटन का कोई डायरेक्ट कॉम्पिटिटर नहीं है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि कंपनी ने अपने बिजनेस को काफी ज्यादा डाइवर्सिफाई करा हुआ है। सेगमेंट वाइज कॉम्पिटिटर्स को देखें तो वॉच सेगमेंट में कंपनी के पास डोमेस्टिक मार्केट में बहुत अच्छा मार्केट शेयर है और वर्ल्ड में भी टॉप 5 मैन्युफैक्चरर में से एक है। इसलिए इंडिया के वॉच बिजनेस में कंपनी का कोई बड़ा कॉम्पिटिटर नहीं है। ज्वेलरी सेक्टर की बात करें तो इस सेक्टर में मेनली अनब्रांडेड और लोकल प्लेयर्स के पास मेजॉरिटी मार्केट शेयर है और ब्रांडेड प्लेयर्स के पास ज्वेलरी मार्केट में कम मार्केट शेयर है। पर ब्रांडेड ज्वेलरी प्लेयर्स में सबसे ज्यादा मार्केट शेयर तनिष्क ही होल्ड करता है। इनके अलावा ब्रांडेड मार्केट में दूसरे प्लेयर्स है राजेश एक्सपोर्ट्स, पीसी ज्वेलर्स और टीबीजेड। सिमिलरली आईवीआर सेगमेंट में सबसे ज्यादा मार्केट शेयर होने के बाद भी टाइटन को इस सेगमेंट में लोकल प्लेयर्स से काफी ज्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है, और यही वजह है कि कंपनी को अपने आईवीआर प्रोडक्ट सेल करने के लिए अपने मार्जिन कम करने पड़ रहे हैं। बात करें फ्रेग्रेंस और इंडियन वेयर सेगमेंट के बारे में, तो क्योंकि ये सेगमेंट कंपनी के लिए काफी नई है तो इन सेगमेंट्स में कंपनी को इनिशियली काफी ज्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ सकता है। अगर आपको हमारे एनालिसिस पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले, और ऐसे ही एनालिसिस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू।